अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने जानने वालों में, अपने सर्किल में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा गाइस, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी वासिक साहब की कहानी है और ये कहानी उन्होंने पर्सनली इत्तेफाक से मुझे अब से 2 या 3 दिन पहले सुनाई थी। बेसिकली मेरे एक ये दोस्त हैं और ये कॉलेज लाइफ में या आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट में मेरे साथ पढ़ा करते थे। ये कहानी उस दौर की कहानी है जिस दौर में ये बताते हैं कि ये ब्लॉक एच नॉर्थ आलमाबाद में रहा करते थे। और इनका जो घर है, अगर आपने देखा होगा कि एक पार्क मौजूद है नॉर्थ आलमाबाद के अंदर जो कि तिकोन टाइप का है, वहाँ पे उसके सामने इनका घर मौजूद है। खैर, क्योंकि ये पहले बेटे थे और शुरू से ही इनकी हर बात मानी जाती थी और जब इनको लगता कि इनकी बात नहीं मानी जा रही तो ये ज़िद करना शुरू कर देते। ये जो इनका मिजाज था ये अब से नहीं था, शुरू से, यानी बचपन से ही जब इनकी बात के ख़िलाफ़ बात की जाती तो एकदम से इनको गुस्सा आना शुरू हो जाता और ये कोशिश करते कि गुस्से के ज़रिए या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी बात को मनवा सकें। तो वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके जो पेरेंट्स थे, इनकी अम्मी ने इनको डांट दिया और किसी काम से मना करने लगी। अब इनकी ज़िद थी कि इनको वही काम करना है। बात इस कदर बढ़ी कि ये गुस्से में अपने घर से बाहर निकले और जब ये बाहर निकले तो रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। शदीद सर्दी हो रही थी और ये बताते कि मैं घर से निकलने के बाद सामने जो एक पार्क मौजूद था, जिसे आप छोटा सा गार्डन भी कह सकते हैं, मैं सीधा उसके अंदर एंटर हुआ और एंटर होने के बाद जो सबसे आखिर में एक बेंच मौजूद थी वहाँ जाके बैठ गया। मेरा ख्याल है कि मुझे बैठे हुए आधा या पौन घंटा गुजरा होगा। अब मुझे एहसास होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके एक तो सर्दी में इजाफ़ा हो रहा है और दूसरे ये कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मुझे यहाँ पे एक खौफ सा महसूस हो रहा है। अब मैं वाकई में चाहता था कि यहाँ से कम से कम बाहर निकलूँ और बाहर निकलने के बाद जो गली वगैरह मौजूद है या सामने जो कुछ कदम के फासले पे रोड की तरफ एक रास्ता जा रहा है, क्यों ना उस रास्ते की तरफ चला जाऊँ। वहाँ पे इस पार्क के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा रौनक हो सकती है। खैर, इससे पहले मैं खड़ा होने के बाद यहाँ से बाहर की तरफ आता, मुझे ऐसा लगा कि मैं जहाँ पे जिस दरख्त के नीचे बैठा हुआ हूँ उस दरख्त के ऊपर से मुझे कोई मूवमेंट सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्तों को हिला रहा है या फिर दरख्त की जो टहनी है उस पे कोई वज़नदार चीज़ मौजूद है, जिसकी वजह से ये आवाज़ मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। और ऐसा ही था कि जब मैंने बाकायदा अपनी नज़र ऊपर की तरफ दौड़ाई और मैंने ऊपर की तरफ देखना चाहा तो मुझे कुछ अजीब सा वजूद ऊपर से नीचे की तरफ लटकता हुआ दिखाई देने लगा। पहले पहर जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बंदर है या इस तरह की कोई मखलूक है जो दरख्त से ऊपर से नीचे की तरफ लटकी हुई है। लेकिन जब मैंने खड़े होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटना शुरू किया और पीछे हटते हटते जब मैंने बाकायदा दोबारा से ऊपर की तरफ देखा तो अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक बच्चा है जो कि महज 6 या 7 साल का होगा, उसके पाँव ऊपर टहनी में अटके हुए हैं या उसने खुद से अटकाए हुए हैं। बाकी जो उसके जिस्म का हिस्सा है, जो सर वाला हिस्सा है, वो नीचे की तरफ लटका हुआ दिखाई दे रहा है। बात ये थी कि जब मैंने उसको गौर से देखना शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे मैं पीछे हट रहा था तो मेरा अब तक यही ख्याल था जैसे कोई बच्चा होगा जो शरारतन यहाँ पे आके दरख्त के ऊपर बैठ चुका होगा और अब इस तरह से उल्टा लटक के मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि जैसे जैसे मैं पीछे हट रहा था मुझे ऐसा लग रहा था इस बच्चे का जो कद है वो देखते ही देखते बढ़ता चला जा रहा है। यानी शुरू में इसका जो कद था वो एक बंदर की तरह था, फिर ऐसा लगा जैसे 5 या 6 साल का बच्चा है,
फिर उसके बाद कुछ देर के अंदर ही ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पाँव उसी दरख्त की किसी टहनी के ऊपर लटके हुए हैं या उस पे फंसे हुए हैं, जबकि बाकी जिस्म लटक लटक के इस कदर नीचे आ चुका था जैसे वो कुछ सेकंड के अंदर अंदर ज़मीन को छूने वाला है। सच्ची बात यह है कि जैसे जैसे मैं पीछे हट रहा था वैसे वैसे मेरे पसीने छूटना शुरू हो चुके थे। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि यकीनन ये जो भी मखलूक है ये इंसान के रूप में कोई शैतान है या फिर कम से कम कोई छलावा है जो मुझे इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्यों आया था मुझे पता था। मैं नाराज़ होके लड़ झगड़ के यहाँ पे आके बैठा था और मेरा ख्याल था कि आज पूरी रात मैं यहाँ पे गुजार दूंगा। लेकिन अभी देखते ही देखते जो सूरत हाल संगीन हो चुकी थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। खैर अल्लाह जानता है कि मैं जैसे तैसे जो भी कुरानी आयत मुझे आती थी ऐसे ही पढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, यानी कि बाहर की तरफ एग्ज़िट कर रहा था और मेरे पीछे वो छलावा वो मखलूक मौजूद थी और अब मुझे बाकायदा उसके हंसने की या कहकहा लगाने की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। हालांकि जो मेरा घर था वो कुछ कदम के फासले पे मौजूद था, लेकिन हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ ऐसा महसूस हो रहा था मेरे और घर के दरमियान जो फासला है वो कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह जानता है कि मैंने यहाँ से पार्क से निकल के घर तक का जो सफ़र था वो जैसे तैसे तय किया और तय करने के बाद जैसे ही मैं अपने दरवाज़े पे पहुँचा तो मेरा ख्याल है कि मैंने एक या दो दफ़ा हाथ मारा होगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो चुका था। मेरा ख़्याल है कि मैं दरवाज़े के पास पहुंचा हूँ। मैंने 2-3 बार नॉक किया है और अल्लाह का शुक्र है किसी दौरानिए में कोई दरवाज़े की तरफ लपका है और फिर मेरी आंखों के सामने जब अंधेरा छाया, उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो सुबह के तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था। मुझे उस वक्त भी अपने पूरे जिस्म में दर्द का एहसास हो रहा था और मुझे उठते ही अंदाज़ा हो चुका था कि मुझे 102, 103 बुखार हो चुका है। खैर तकरीबन एक हफ़्ते तक मैं शदीद बुखार में रहा और इस दौरानी में जो मेरे घर वाले थे मुसलसल मुझ पे न सिर्फ दम दुरूद करते रहे बल्कि मुझे मुसलसल ऑब्ज़र्व किया जाता रहा। इसके साथ साथ जो हमारे घर के करीब एक मस्जिद मौजूद थी, वहाँ के जो इमाम साहब थे अक्सर वो मेरे ऊपर आके दम दुरूद किया करते थे। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये जो वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ये 2007 और 8 का वाक़या है और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस वक्त 14 या 15 साल की थी। मतलब मेरी इतनी उम्र थी कि अगर मैं कोई चीज़ देखूं तो उसको आसानी से याद रख सकती थी। हम लोग कराची के एक बहुत ही मशहूर इलाके जोड़िया बाज़ार में रहा करते थे। अक्सर ऐसा होता कि सोते सोते लेट नाइट हो जाया करती थी, तो जो मेरी मदर थी वो मुझे डांटा करती थी और कहती थी, निदा कोशिश किया करो कि टाइम पे सो जाओ। लेकिन वो जो एज थी, आपको पता है कि वो बगावत वाली उम्र होती है। आप अपने पेरेंट्स की या किसी भी गार्डियन की बात को आसानी से नहीं माना करते। तो वैसे ही मसले मेरे साथ मौजूद थे। मैं भी अक्सर लेट नाइट तक गैलरी में बैठी रहती, मोबाइल यूज़ करती रहती और हमारे घर के बिल्कुल सामने एक बहुत ही बड़ा सा प्राइवेट हॉस्पिटल मौजूद था, जिसे आप एक बड़ा सा मैटरनिटी होम भी कह सकते हैं। वैसे अक्सर रात के औकात में वहाँ पे जो लोग थे या आमदोरफ्ती वो ना होने के बराबर हुआ करती थी। खैर इसी तरह की एक रात थी और शदीद सर्दी हो रही थी। मेरे पास जो शॉल मौजूद थी, मैंने उस शॉल को पहनने के बाद गैलरी में जाके बैठना मुनासिब समझा।
अभी जबकि मुझे गैलरी में बैठे हुए 10 या 15 मिनट ही गुजरे होंगे, तो इत्तेफाक से मेरी नज़र सामने जो अस्पताल था उस तरफ पड़ी। मैंने देखा कि जो अस्पताल का सहन है, यानी कि जो खुला हुआ एरिया है, वहाँ पे एक एक करके सीढ़ियों से लोग उतरना शुरू हुए हैं। अस्पताल में नॉर्मली ये सब हुआ करता है, लोग आते हैं जाते हैं, अक्सर जो मरीज़ होते हैं उनके साथ साथ पूरी फैमिलीज मौजूद हुआ करती हैं। तो पहले तो मैंने इतना गौर नहीं किया और मुझे लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल है। मैं दोबारा से मोबाइल यूज़ करने लगी। मुश्किल से 10 या 15 मिनट के बाद जब मेरी नज़र दोबारा से उस अस्पताल में उसके सहन के अंदर पड़ी, तो मैंने देखा कि तकरीबन 100 के करीब, तकरीबन 7 या 8 फीट के लंबे लंबे एक जैसे कपड़ों में लोग मौजूद हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इन सब के सब लोगों ने जुब्बे पहन रखे हैं और वो सारे के सारे लोग वहाँ पे इस तरह से बैठे हुए हैं जैसे कि कोई बयान हो रहा हो, कोई इस्लामिक महफिल चल रही हो और सारे के सारे उसमें शरीक हों। हैरानी की बात ये थी, वो सारे के सारे स्टेयर्स की तरफ देख रहे थे, जबकि स्टेयर्स पे कोई भी मौजूद नहीं था। इन सब की जो आंखें थीं या इनकी जो आई बॉल्स थीं, वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं। अब जैसे ही मेरी नज़र उनकी आंखों पे पड़ी, तो मुझे थोड़ा सा शक महसूस हुआ। फिर मैंने इधर उधर देखना शुरू किया और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए या अपने डर को ख़त्म करने के लिए दोबारा से मोबाइल यूज़ करने लगी। मेरी जो नज़रें थीं वो मोबाइल के ऊपर मौजूद थीं, लेकिन जो मेरा जहन था या मेरा जो दिलो दिमाग था वो मुसलसल उसी बारे में ना सिर्फ सोच रहा था, बल्कि मैं अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ मैंने देखा है वो मैंने नहीं देखा है। खैर, दोबारा से जब मेरी नज़र उस तरफ सहन में पड़ी, तो मुश्किल से 20 या 25 सेकंड लगे होंगे, लेकिन वहाँ पे अब कोई भी मौजूद नहीं था। अब मुझे कुछ अजीब लगने लगा। एकदम से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा बीपी लो होना शुरू हो चुका है। सर्दी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पसीने छूट रहे थे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने देखा है वो क्या है। खैर, मैं जल्दी से खड़ी हुई और पलट के अपने रूम की तरफ आ गई। अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही मैं रूम के अंदर एंटर हुई, तो मेरी मदर उठी हुई थी। उन्होंने जब मुझे परेशानी के आलम में देखा, मेरे पसीने छूटते देखा, तो मुझसे पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ है। अब जब उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे मैंने सामने अस्पताल के अंदर एक जमात देखी थी जो कि मर्दों पे मुश्तमिल थी और उन सब की जो आंखें थीं या उनकी जो आई बॉल्स थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं। ये सुनते ही मेरी मदर ने मुझे डांटना शुरू कर दिया और वो कहने लगी, मैं इसी वजह से तुम्हें मना करती थी कि तुम रात के औकात में गैलरी में जाके ना बैठो। खैर, मेरी मदर ने मुझ पे दम दुरूद किया और तकरीबन 7 या 8 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा। जब मेरी तबीयत कुछ नॉर्मल हुई, तो मेरे फादर ने, बल्कि मेरे बड़े भाई ने और मेरे जितने भी इलाके वाले हैं, उन सब ने इस बात को एडमिट किया कि ये जो अस्पताल है ये हॉन्टेड अस्पताल है और इस अस्पताल के अंदर अक्सर लोगों ने जन्नात को देखा है। और इसके साथ साथ जो इस अस्पताल का गार्ड था वो ये भी कहा करता था कि ये जो अस्पताल है इसकी छत के ऊपर अक्सर जन्नात की जमात हुआ करती है। मेरा नाम प्रदीप है और मैं इंडिया अलीगढ़ से बिलोंग किया करता हूँ। जो वाकया मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये वाकया 2006 और 2007 में मेरे साथ पेश आया था। हमारा जो ताल्लुक़ है, बेसिकली अलीगढ़ के अंदर बहुत सारे गांव मौजूद हैं। तो उन गांव के अंदर एक बहुत ही कदीम गांव है जो कि आप कह सकते हैं कि मेन सिटी से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। तो उस गांव से हमारा ताल्लुक़ है और हमारा जो गांव है वहाँ पे अब भी बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं।
खैर, ये जो वाक़या है ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 17-18 साल पुराना वाक़या है। और उस दौर में हमारे गांव में कहीं कहीं पे बिजली हुआ करती थी और बहुत सारा एरिया इस तरह का था कि वहाँ पे बिजली मौजूद नहीं थी। वैसे ही कच्चे पक्के रास्ते थे और ज़्यादातर हिस्सा खेतों पे मुश्तमिल था। तो अक्सर गांव के जो लोग थे वो 7 या 8 बजे तक सो जाया करते थे। कुछ लोग इस तरह के थे जिनका गुज़रो औकात ज़राअत पे था, तो उनकी मजबूरी थी कि रात को भी उनको फसलों को ना सिर्फ पानी देना होता था बल्कि अपनी खेती की या अपनी फसल की रखवाली के लिए जागा जाता था। मेरे जो फादर थे उन्होंने मेरी हफ्ते में 2 दिन ड्यूटी लगाई हुई थी और मुझे कहा हुआ था कि खेतों की रखवाली के साथ साथ खेतों में जो पानी डालने का काम है वो तुम किया करोगे। तो अक्सर जब 7 या 8 बजते तो मैं खेतों में चला जाया करता था। हालांकि खेतों के बारे में या इससे मुत्तसिल जो एक बाग था जिसे आमों का बाग कहा जाता था, उस बाग के बारे में बहुत सारी कहानियां थीं जो मशहूर थीं। कुछ लोग कहा करते थे कि वहाँ पे चुड़ैलें रहा करती हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ पे भूत प्रेत मौजूद हुआ करते हैं। खैर, इत्तफाक से ना मेरा ना मेरे फादर का कभी भी इस तरह के वाक़यात से सामना नहीं हुआ था, तो कम से कम मैं तो इतनी जल्दी नहीं डरा करता था। मेरा ख्याल था कि जो गांव के औबाश नौजवान हैं या जो हेरोइन वगैरह पिया करते हैं, अक्सर वो इस तरह की बातें फैला देते हैं ताकि लोग घरों से निकलने में, ख़ास तौर पे रात के टाइम में, परहेज़ करें। अच्छा, इत्तफाक से जब 2006 में मैं अपनी खेती की रखवाली के लिए या पानी डालने के लिए वहाँ पे जाया करता था, तो मैं 3 या 4 दिन से महसूस कर रहा था कि जब भी मैं उस आम वाले बाग के सामने से गुजरता हूँ या उस बाग के सामने मौजूद होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों की चीखने की या औरतों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। अब क्योंकि ये गांव था और इस गांव से जो दूसरे गांव का रास्ता था वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का रास्ता था। अब अगर हमारे गांव में कोई औरत नहीं चीख रही होती थी तो ये आवाज़ें कहाँ से आया करती थीं? ये सवाल तो मेरे जहन में यकीनन मौजूद था, लेकिन फिर भी मैं अपने फ़राइज़ को अंजाम देने में कोताही नहीं किया करता था। इसी तरह एक रात जब मैं अपने घर से निकला तो इत्तफाक से मुझे निकलते निकलते रात के 9 बज चुके थे और गांव के हिसाब से ये तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। जैसे ही मैं उन खेतों के दरमियान से होता हुआ उस आम के बाग के सामने पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने शायद मुझे मुखातिब करने की कोशिश की है या फिर पीछे से मुझे आवाज़ दी है। अब जैसे ही मुझे आवाज़ सुनाई दी तो मैंने अल्टीमेटली पलट के आमों के बागों की तरफ देखा और जैसे ही मेरी नज़र आम के बाग की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि दीवार के साथ जो सबसे पहला आम का दरख्त मौजूद है, ऐसा लगने लगा कि उस दरख्त के ऊपर कोई बैठा हुआ है। अब जब मैंने उसके ऊपर मज़ीद गौर किया तो वाकई में एक औरत आम के दरख्त की शाख के ऊपर बैठी हुई थी और इस अंधेरे में भी उसकी जो आंखें थीं या उसकी जो आई बॉल्स थीं वो मुकम्मल तौर पे नज़र आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में कोई अजीब सी रोशनी मौजूद है या उसकी आंखों से रोशनी निकल रही है। हैरान कुन तौर पे उस औरत के जो बाल थे वो इस कदर लंबे बाल थे कि आम के दरख्त की शाख पे बैठे होने के बावजूद भी उसके बाल बाकायदा ज़मीन को छू रहे थे। अब मुझे अंदाज़ा तो हो चुका था कि इस आम के बाग के बारे में जो हमने किस्से कहानियाँ सुन रखे हैं वो वाकई में हकीकत हैं। खैर, अभी मैं जिस सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ था, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना था और कैसे भी करके यहाँ से आगे बढ़ना था। इससे पहले कि मैं पलटता और वहाँ से आगे भागता, मैंने देखा कि वो जो औरत है उसने एकदम से ज़मीन के ऊपर जंप लगाई है। यानी कि वो देखते ही देखते उस आम की शाख से नीचे आ चुकी थी और एकदम से उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अजीब बात यह थी
कि जब वो जो औरत थी मेरी तरफ बढ़ रही थी, तो मेरी तरफ बढ़ने के लिए वो अपने पाँव के साथ साथ अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर रही थी। यानी कि उसके पाँव और हाथ ज़मीन पे मौजूद थे और किसी जानवर की सी तरह वो मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। उस वक्त मैंने ना आओ देखा ना ताओ, जितना तेज़ी से हो सकता था अपने गांव की तरफ या अपने घर की तरफ भागना शुरू किया। जैसे जैसे मैं अपने गांव की तरफ भाग रहा था, वैसे वैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और मुझे लग रहा था मेरी मौत यकीनी है। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र, मैं जैसे तैसे ना सिर्फ अपने घर पहुंच गया, बल्कि जैसे ही मैं अपने घर के करीब पहुंचा तो इत्तेफाक से जो मेरे फादर थे वो गेट के बाहर ही खड़े हुए थे। उन्होंने जब मुझे भागता हुआ घर की तरफ आते हुए देखा तो बताते कि तुम्हारे पीछे कोई औरत भाग रही थी जो कि बहुत ही खौफनाक शक्ल की हामिल थी, और जैसे ही उसने मुझे देखा तो मुझे देखने के बाद वो वहीं पे रुक गई। बहरहाल मेरे फादर को भी अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे पीछे एक चुड़ैल लग चुकी है। कुछ देर के अंदर अंदर जब मैं अपने घर के अंदर गया तो मुझे देखते ही देखते 103, 104 बुखार हो चुका था। तकरीबन आने वाले 10 से 12 दिनों तक मैं शदीद बीमार रहा और उसके बाद से मेरे फादर ने मुझे खेतों में भेजना या रात की ड्यूटी देना ख़त्म करवा दिया था। आज भी वहाँ पे आमों का बाग मौजूद है और आज भी लोग कहा करते हैं कि मगरिब के बाद यानी अंधेरा होने के बाद उस आमों के बाग से औरतों की चीखने की या औरतों के चिल्लाने की आवाज़ें आया करती हैं।